हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें मरमेड क्लैन के मिलिट्री बेस का सीन दिखाया जाता है, जहां कुछ मरमेड क्लैन के लोग ह्यूमंस को टॉर्चर कर रहे थे। उनका जनरल कहता है सभी ह्यूमंस वीक होते हैं, उन्हें जान से मारने के लिए हर एक तरीका तुम लोग अपना सकते हो। एक गार्ड अपने गाइडेंस टूल में देखकर कहता है जनरल, सब कुछ सी के अंदर नॉर्मल चल रहा है। उन ह्यूमंस में से एक ह्यूमन ऐसा था जिसके आंखों में देखकर ही एक सोल्जर घबरा कर नीचे गिर जाता है। जनरल उसके पास जाकर कहता है, क्या तुम्हें पता है मेरे क्लैन और सेवेंथ ब्लड आइस के बीच क्या डिफरेंस है? फर्क बस शिकार और शिकारी का है। जो दुश्मन को डोमिनेट करके उन्हें शिकार बनाता है वही स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है, और वीक लोग जो पावरफुल लोगों के लिए बस सैक्रिफाइस का एक टूल होते हैं, उनका अंजाम सिर्फ यूज होने के बराबर है। लेकिन उसी वक्त गार्ड को अपने टूल में एक एनर्जी सिग्नल मिलता है, जिसे देखकर वो ऊपर आसमान में देखता है और फिर जनरल से कहता है सी के अंदर एक अननोन लाइट को डिटेक्ट किया गया है। पर जनरल उसकी बातों को इग्नोर करके उस गार्ड से कहता है, देखो इन कमीनों ने हमारे सेट के ऊपर कई सालों से जुल्म करते आ रहे थे, पर अब टाइम आ गया है, हम उनकी औकात उन्हें दिखा कर रहेंगे। ये चॉइस तुम पर डिपेंड करता है कि क्या तुम स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर बनना चाहोगे या किसी का शिकार बनना। चलो जल्दी से अपना वेपन उठाओ और प्रूफ करो कि तुम भी स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। चलो आगे बढ़ो और खुद को प्रूफ करो। लेकिन अचानक गाइडेंस टूल में 30 से भी ज्यादा लाइट डिटेक्ट होने लगता है, जिसके बारे में वो गार्ड जनरल को बता देता है। पर दूसरा जनरल उसके पास आकर कहता है, आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? जैसे ही वो इतने सारे सिग्नल्स को देखता है, वो भी परेशान होकर जल्दी से जल्दी सभी सी डिफेंस फोर्स को रेडी हो जाने के लिए ऑर्डर दे देता है। दूसरी ओर गार्ड अपने वेपन लेकर उस ह्यूमन कल्टीवेटर को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो उस कल्टीवेटर को नहीं मार पाता। और तभी आसमान में एक साथ कई सारे स्पेस टाइम पोर्टल खुलने लगते हैं। ये देखकर तो उस गार्ड की पैंट गीली हो जाती है। हम देख पाते हैं कि उस पोर्टल के अंदर से कई सारे धर्मा वेसल्स निकलने लगते हैं, और एक गार्ड घबराते हुए सभी से कहने लगता है, हम पर एनिमी ने अटैक कर दिया है, सभी सोल्जर अलर्ट हो जाओ। ऊपर हम जूकिंग के धर्मा वेसल के अंदर कैप्टन को देख पाते हैं, जो कि जांगसान को ताना मारते हुए कहते हैं, वाह ये धर्मा वेसल काफी अच्छी है, आखिर तुमने ऐसा मेरे लिए क्यों नहीं बनवाया? जवाब में जांगसान कहता है, मैंने आपके लिए 100 से भी ज्यादा स्पीड स्ट्रिप बनवाई थी, क्या आपने उनमें से एक का भी पैसा मुझे दिया है? जो सुनकर कैप्टन कहते हैं, लगता है मुझे इस बारे में वाइस कैप्टन जूकिंग से सवाल करना होगा। इतने में ही जूकिंग कहता है, अगर आपको मेरी धर्मा वेसल चाहिए तो मुझे बस 1000 स्पीड स्टोन देकर इसे ले जा सकते हो। जो सुनते ही कैप्टन और जांगसान एक साथ कहते हैं, वाह तुम तो हमसे भी ज्यादा काफी लालची हो। पर वहाँ हलचल होने की वजह से उन तीनों की नजर जाती है ऊपर आसमान में, जहाँ कैप्टन कहते हैं, जो तुम्हें मास्टर का ग्रेट विंग्स धर्मा वेसल दिख रहा है, ये धर्मा वेसल का हाईएस्ट फॉर्म है। इतने में ही हम सेवेंथ पीक मास्टर जेंकाई को देख पाते हैं, जो कि अपने पैलेस से बाहर निकल चुके थे। उनके हर एक कदम के साथ बेहद पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगता है, और उनके आसपास खतरनाक थंडर फ्लो होने लगती है। वो अपनी पावर से वहाँ एक पैलेस क्रिएट करने लगते हैं, और हमें बताया जाता है कि उनकी कल्टीवेशन हेवनली ट्रेवल्सन नेंसल सोल्ट के 5th लेवल की स्टेज में है। वो गुस्से में कहते हैं, मरमेड क्लैन ने हमारे एलियंस को धोखा दिया है, और उसके साथ ही उन्होंने सी कर्पस के साथ हाथ मिलाई है। हमारे सेट के रूल्स के अकॉर्डिंग मैं जंकाई एनालाइजेशन पनिशमेंट का ऐलान करता हूँ। उनके इतना कहते ही वहाँ चारों तरफ काफी खतरनाक एनर्जी प्रेशर सबके ऊपर गिरने लगता है। इवन के जूकिंग और उनके टीम इस प्रेशर को काफी मुश्किल से झेल पा रहे थे। उनकी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ को देखकर कैप्टन कहते हैं, देख लिया ना, ये तो हमारे सेवेंथ मास्टर की पावर का एक झलक है, देखो आगे क्या क्या होता है। लेकिन तभी समुद्र के अंदर से बाहर निकलने लगता है मरमेड क्लैन का एंसेस्टर की कल्टीवेशन हेवनली ट्रेवलेशन एंशिएंट सोल के सेकंड स्टेज की थी। जो आते के साथ कहते हैं, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे क्लैन में आकर तबाही मचाने की? हमारा क्लैन तुम्हारे साथ कई सालों से अलाई बनकर था, हमने कसम खाई थी कि मुसीबत के टाइम हम एक दूसरे की मदद करेंगे। अब देखो तुम्हारा सेक्ट ओपनली हमारे आइसलैंड में बिना परमिशन के आकर मनमानी कर रहा है। इवन कि तुम लोग हमारी टेरिटरी को डिस्ट्रॉय करके हमारे मेंबर्स को जान से मार रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि ये सब जो तुम कर रहे हो तुम्हारी बनाई हुई प्रिंसिपल के अगेंस्ट है? तुम्हारा सेक्ट इस बारे में पूरे वर्ल्ड को क्या जवाब देगा? उनकी बातें सुनकर मास्टर जेंकाई अपने पास से एक हाई लेवल सप्रेसिंग अम्ब्रेला, जिसका नाम है ब्रोकन लू अम्ब्रेला, निकाल कर आगे भेज देते हैं। जो जैसे ही थोड़ा दूर जाता है उस अम्ब्रेला की साइज इंक्रीज हो जाती है। देखते ही देखते वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसके अंदर पूरा मरमेड क्लैन आ जाता है। हम देख पाते हैं कि उसके अंदर से एक फ्लेम ड्रैगन बाहर निकल आता है, जिसे देखते ही मरमेड क्लैन का एंसेस्टर पूरी तरह से घबराने लगता है। पर तब तक उस अम्ब्रेला से फायर नीचे की ओर गिरने लगती है। ये सब दूर से 3 भाई भी देख रहे थे, जिनकी नजर नीचे जाती है, जहाँ जैसे ही ब्रोकन लू अम्ब्रेला की फायर मरमेड क्लैन के मेंबर से हिट होता है, उनकी कल्टीवेशन सप्रेस होने लगती है। इवन के मरमेड क्लैन के एंसेस्टर की भी रियल पावर कुछ हद तक सप्रेस हो जाती है। देखते ही देखते उनकी विशालकाय बॉडी तक सप्रेस होकर छोटा हो जाता है, और मास्टर जेंकाई उन्हें एक हाई लेवल स्पिरिट लैम्प के अंदर कैद कर लेते हैं। एंसेस्टर गुस्से में कहते हैं, कमीने जेंकाई, तुमने हमारे क्लैन के हर मेंबर की कल्टीवेशन सप्रेस करके अच्छा नहीं किया है। तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ ज्यादा ही हो रहा है? ये तो साफ दिख रहा है कि तुम लोग हमें बुली कर रहे हो। ये सुनकर कैप्टन कहते हैं, ये तो इस कमीने ने एकदम सच बात कही है। लेकिन तभी मास्टर जेंकाई सभी से कहते
हैं, हंटिंग ग्राउंड अब सबके लिए रेडी हो चुका है। मेरे उल्फ के बच्चों, चलो नीचे जाकर सभी को जान से मार दो। इतना सुनते ही सभी डिसाइपल्स एक साथ नीचे कूद जाते हैं, जहाँ ऊपर आसमान से बारिश के बूंदे नहीं बल्कि डिसाइपल्स की बारिश होने लगती है। ये देखकर मर्मेड क्लैन के लोग कहाँ पीछे हटने वाले थे, वो सभी भी इस बैटल में कूद जाते हैं और फाइनली सेवन ब्लड आइस और मर्मेड क्लैन के बीच जंग शुरू हो जाती है। हम जूकिंग को देखते हैं जो कि इस मारकाट में शामिल होने के लिए नीचे कूद जाता है, जहाँ जूकिंग एक फ्लाइंग तलिस्मान के ऊपर आ जाता है और अपने धर्मा वेसल को वापस अपने बोतल में रख लेता है, जिस बात की उम्मीद कैप्टन और जांगसान को नहीं थी। फिर क्या होना था, वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन तभी जांगसान का पपेट एक फैन रेडी करने लगता है, जिसे घुमाते हुए जांगसान कहता है, जरा देखो तो मेरी न्यू ट्रेजर को, और इसी के साथ वो भी फ्लाइंग करने लगता है। जांगसान जूकिंग के पास जाकर कहता है, मेरे भाई तुम्हें पहले से बता देना चाहिए था कि तुम अपने धर्मा वेसल को रख रहे हो, हम पहले से ही तैयारी कर लेते। उन दोनों के बीच हम कैप्टन को देख पाते हैं, जो कि मस्त अपने एप्पल को खाते हुए कहते हैं, भाइयों हम नीचे मिलते हैं। वो अपने एप्पल को साइड हटाकर वाटर टेक्निक से वहाँ एक स्लाइड क्रिएट करके मस्त स्लाइड होते हुए नीचे जाने लगते हैं, लेकिन जूकिंग नीचे आते ही सीधा मार्केट पर उतर आता है और एक तेज जंप लगाते हुए एक साथ कई एनिमीज को खुद से दूर कर देता है। इसी बीच हम कैप्टन को देखते हैं, जहाँ वो अपने ही मस्ती में बिजी थे, लेकिन हमारा जांगसान, जिसे लड़ाई झगड़े से डर लगता था, पर वो भी अपनी मल्टी कैनन गन निकाल कर सभी दुश्मन के छक्के छुड़ाने लगता है। इसी बीच कैप्टन जूकिंग से कहते हैं, चलो हमें और भी गहराई में जाना है, जहाँ असली ट्रेजर मौजूद है। लेकिन अपने सामने आने वाले मर्मेड क्लैन के मेंबर्स को देखकर जूकिंग फुल स्पीड के साथ आगे बढ़कर उन्हें जान से मारने लगता है। कैप्टन भी कहाँ पीछे हटने वाले थे, वो भी अपने स्पीयर के साथ एक के बाद एक सामने आने वाले दुश्मन को मौत के घाट उतारते चले जाते हैं। अब हम जूकिंग को देख पाते हैं, जो कि तेजी से आगे जाने लगता है और सामने आने वाले एनिमीज को बिना रहम के अपने डैगर से मारता चले जाता है और अपने कुनाई को घुमाते हुए एक एनिमी की तरफ थ्रो कर देता है, जो कि सीधा जाकर उसके सर के आर पार हो जाता है। इवन के जूकिंग आगे बढ़ते हुए अपने पास से एक एक्सप्लोसिव बम निकाल कर सामने आने वाले एनिमीज की ओर फेंक देता है, जिसके एक्सप्लोड होते ही वहाँ मौजूद एनिमी हवाई यात्रा में चले जाते हैं। फिर हम जांगसान को देख पाते हैं, जिसे मल्टी कैनन गन चलाने की वजह से उसे चक्कर आ रहा था और वो गोल गोल घूमने लगता है, पर जूकिंग फौरन अपने जेट स्लीव से होलोग्राफिक मैप को निकालकर चारों तरफ अच्छे से चेक करने लगता है, जहाँ उसे अच्छे से चेक करने के बाद जूइंग टावर का लोकेशन मिल जाता है और वो उस डायरेक्शन में तेजी से बढ़ने लगता है, जिसे देखकर कैप्टन कहते हैं, लिटिल जूकिंग कहाँ जा रहा है और जांगसान भी कहाँ चला गया। वो दोनों समझते हैं कि वो मुझसे ज्यादा सातिर है। इतना कहकर कैप्टन भी उस डायरेक्शन में जाने लगते हैं, जिस ओर हम जूकिंग को देख पाते हैं, जो कि अचानक छुपकर अपने सामने देखने लगता है, जहाँ मौजूद था ब्लड इंक फॉरेस्ट। वो चारों ओर देखकर कहता है, मैं तो यहाँ बुरी तरह से फंस चुका हूँ, क्योंकि ये जगह हर वक्त खुद की पोजीशन चेंज कर रहा है। इतना कहकर वो अपने आर्टिफैक्ट स्पिरिट यानी ग्रैंड मास्टर को बाहर निकाल देता है। बाहर निकलते ही चारों ओर देखकर ग्रैंड मास्टर कहते हैं, आखिर ये कैसी डरावनी जगह है, क्या मैं यहाँ एक डीमन के हाथों ही मारा जाऊंगा। इतने में ही जूकिंग कहता है, चलो तुम्हारी फाउंडेशन लेवल की पावर से तुम काफी अच्छे से दूर तक देख सकते हो। ग्रैंड मास्टर अपने ओरिजिनल फॉर्म में आते हुए जूकिंग से कहते हैं, मास्टर आपने कहा और मैं ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या? ना बाबा ना। मास्टर अब देखो ये नन्ही सी जान क्या कर सकता है, मैं आपके लिए सारे रास्ते क्लियर कर दूंगा। आपको जूइंग टावर जाना है ना, फिकर नोट में आपको वहाँ पे ले चलता हूँ। लेकिन ग्रैंड मास्टर जैसे ही चारों तरफ गौर से देखते हैं, वो परेशान होते हुए कहते हैं, लगता है मास्टर ये जगह मॉडिफाई कर दिया गया है। मैं जब पहले यहाँ पे आया था, इस जगह कंफ्यूजिंग फॉर्मेशन नहीं था। जो सुनकर जूकिंग उन्हें यूजलेस कहकर आगे बढ़ जाता है। इस बात को सुनकर मानो ग्रैंड मास्टर के दिल टूट गया। वो जूकिंग की ओर जाते हुए अपने मन में कहते हैं, यूजलेस लोग हमेशा दूसरों का शिकार बनते हैं। अब हम उन दोनों को एक अलग ही जगह पर देख पाते हैं, जहाँ सेवन ब्लड आइस के डिसाइपल के मरे हुए बॉडी को एक बड़े से अंडे में कैद करके रखा गया था। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, मर्मेड क्लैन के लोग इन बॉडीज के द्वारा एनिमली ओरा को डायरेक्ट ऑब्जर्व करने के लिए यूज कर रहे हैं। सच में मास्टर वो कमीने किसी बीच से कम नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है बोन टावर, लेकिन उसी वक्त एक पर्सन अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एक साउंड वेव रिलीज करता है, जिसे फील करते हुए जूकिंग फौरन छुप जाता है। पर ग्रैंड मास्टर चिल्लाते हुए कहते हैं, आखिर उन कमीनों की इतनी हिम्मत। लेकिन जैसे ही वो आसपास देखते हैं, वो फौरन जूकिंग के पीछे जाकर छुप जाते हैं और कहते हैं, आखिर ये डरावनी साउंड्स कहाँ से आ रहा है। लेकिन वो रियलाइज करते हुए जूकिंग के आगे चले जाते हैं। तभी वो पर्सन, जो कि असल में होता है मर्मेड क्लैन का एक म्यूटेटेड कल्टिवेटर, वो उनसे कहता है, आखिरकार एक चूहा अपने बिल से निकलकर मरने के लिए आ गया। जिस कल्टिवेटर की कल्टीवेशन की कंडेंसेशन के परफेक्शन लेवल की थी, वो उनसे कहता है, मेरे क्लैन ने तुम्हें अच्छे से ट्रीट किया था, पर देखो तुम बड़े सेक्ट वाले एक छोटे से क्लैन को बुली कर रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि ये गलत है? जिस बात को सुनकर ग्रैंड मास्टर कहते हैं, गलत मेरी जूती, तुम लोग अभी भी नाटक कर रहे हो कि तुमने जैसे कुछ किया ही नहीं। पर उनकी बातें सुनकर उस कल्टिवेटर को आ गया था गुस्सा। वो अपने सोर्ड को पकड़कर कहता है, बच्चे तुम्हारा ये स्पिरिट हद से ज्यादा बातें बोलता है, पर कोई ना, ये सोल मेरे क्लैन के रॉयल पैराडाइज को नरिश कर सकता है। मेरी ये ब्लेड कई दिनों से खून का प्यासा था, अब इसकी भूख मिटेगी। इतना कहकर वो अपने ब्लेड की अल्टीमेट ओरा को अनलिस्ट करते हुए कहता है, अब तुम लोग मरने वाले हो। लेकिन इतने में ही जूकिंग आगे बढ़कर उस पे एक खतरनाक स्ट्राइक कर देता है, जिसे उस ओर देखकर ग्रैंड मास्टर कहते हैं, ये बच्चा तो अभी ही मेरे पास था। जूकिंग उस कल्टिवेटर से कहता है, तुम जैसे लोग मरना ही
डिजर्व करते हो। इतना में ही जूकिंग के स्ट्राइक की वजह से उस कल्टीवेटर की सोर तक क्या पूरे के पूरे बोन टावर एक ही पल में चकनाचूर हो जाता है और उस कल्टीवेटर की हालत खस्ता हो जाती है। उस जगह की एक्सप्लोजन दूर मौजूद डिसाइपल्स भी देख रहे थे। बोन टावर डिस्ट्रॉय होते ही चारों तरफ मीटियर फायर गिरने लगता है, जो देखते के साथ जूकिंग फौरन अपने धर्मा वेसल को निकालते हुए कहता है, फाउंडेशन लेवल की पिल्स मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं। इतना कहकर वो अपने धर्मा वेसल के अंदर जाकर चारों तरफ की तबाही को देखता है और बिना एक पल गवाए अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए वहाँ से रवाना हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर खुलने लगता है सी कॉर्पस का टेलीपोर्टेशन अरे, जो देखकर एंसेस्टर कहता है चलो देर से ही सही वो आ तो गए। ये सब देखकर एंसेस्टर हंसने लगता है और कहता है ज़ेंकाई तुम्हें क्या लगा आज की विक्ट्री तुम्हारे हाथ में है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं वैसा कुछ होने नहीं वाला। ये सब देखकर जूकिंग कहता है ये हो रहा तो उसके इतना कहते ही स्पेस टाइम पोर्टल को चीरते हुए बाहर आने लगता है 1000 कर्पस रोटेटिंग सेंटीपीड, जिसकी कल्टीवेशन नेसेंट सोल के 3rd रैंक की थी, जो बिल्कुल जूकिंग के धर्मा वेसल के ऊपर ही था। ये सब देखकर ग्रैंड मास्टर जूकिंग को टाइट से पकड़ने के लिए कहते हैं और इतने में ही ओरा प्रेशर की वजह से जूकिंग का धर्मा वेसल डिसबैलेंस होने लगता है। एसेस्टर कहते हैं अब हमारे क्लैन ने सी कर्पस के साथ एक अनब्रेकेबल अलायंस बना लिया है। उन्होंने प्रॉमिस किया था एनिमी के अटैक होते ही वो हमारी मदद करने के लिए आ जाएंगे। देखो वो लोग आ गए तुम कीड़ों मकोड़ों को जान से मारने के लिए। जैसे ही अपने सामने एक खतरनाक क्रिएचर को देखते हैं, जूकिंग और ग्रैंड मास्टर नीचे झुककर छुपने की कोशिश करते हैं। जहाँ ग्रैंड मास्टर छुपे होते हैं डाइनिंग टेबल के नीचे, वो जूकिंग को कुछ कहना चाहते थे पर जूकिंग इशारों से ही उन्हें चुप करवा देता है। लेकिन गलती से ग्रैंड मास्टर से फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और वो डाइनिंग टेबल अपनी जगह जाकर ग्रैंड मास्टर को ऊपर की ओर भेज देता है। ये सब देखते ही जूकिंग टेंशन में आकर कहने लगता है अब इस बुढ़ाऊ ने यह क्या कर दिया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो क्रिएचर की नजर ग्रैंड मास्टर पर जाती है, जहाँ ग्रैंड मास्टर उसे हाई कहते हुए गुड मॉर्निंग कहते हैं। लेकिन शायद उनकी ये बात उस क्रिएचर को अच्छी नहीं लगती और वो उन्हें फूंक मारकर काफी दूर उड़ा देता है। दूसरी ओर एस्टेस्टर कहता है ज़ेंकाई अब क्या तुम रिग्रेट करना चाहते हो, 7 ब्लड आइस तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है। अब हम वहाँ कई सारे सी कॉर्पस के कल्टीवेटर को देख पाते हैं, जिन्हें देखते ही मास्टर ज़ेंकाई मुस्कुराते हुए कहते हैं फाइनली छुपा हुआ चूहा बिल से निकल कर आ गया। इतना कहकर वो अपने पास एक टेलीपोर्टेशन सिग्नल नीचे समुद्र की ओर भेज देते हैं। जैसे ही वो सिग्नल एक्टिवेट होता है, उसके अंदर से एक बीम लाइट निकलकर सीधा आसमान में चला जाता है और वहाँ चारों तरफ डिस्ट्रक्शन के साथ एक टेरिफाइंग एनर्जी चारों तरफ फैलने लगती है, जिस एनर्जी प्रेशर की वजह से जूकिंग के लिए अपने धर्मा वेसल को मेंटेन रखने में मुश्किल आ रही थी। और उस एनर्जी के मर्ज होते के साथ वहाँ एक जाइंट आई खुल जाती है, जिसके खुलते ही चारों तरफ आसमान से उसी फायर से हमला होने लगता है, जिसके चपेट में सी कॉर्पस के कल्टीवेटर आ जाते हैं। मास्टर ज़ेंकाई नील डाउन करते हुए कहते हैं ओल्ड एंसेस्टर हम सभी आपका स्वागत करते हैं। इतना सुनते ही सभी ग्रैंड एल्डर्स के साथ साथ डिसाइपल नीचे झुककर ओल्ड एंसेस्टर को रेस्पेक्ट पेश करते हैं। अब हम ओल्ड एंसेस्टर को देख पाते हैं, जिनकी कल्टीवेशन रिटर्न टू वॉइड रियलम की फर्स्ट ऑर्डर का है और उनका नाम था ब्लड रिफाइनर। उन्हें देखते ही मरमेड क्लैन का एंसेस्टर कहने लग जाता है ब्लड रिफाइनर तो सर्कुलेशन में गया था, क्या इसका मतलब हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो रॉन्ग था। 7th ब्लड आइस के ओल्ड एंसेस्टर ने तो ब्रेक थ्रू भी कर लिया है। इतने में ही ब्लड रिफाइनर सभी सी कॉर्पस के कल्टीवेटर पर हमला कर देता है, जहाँ से भागते हुए जूकिंग हमें बताता है कि मैंने जितना सोचा था ये चेस गेम तो उससे ही बड़ा निकला। ये ब्लड रिफाइनर उन्हें मारकर उनकी सारी एनर्जी अपने बॉडी के साथ मर्ज कर रहा है। जैसे ही 2 कल्टीवेटर्स टेलीपोर्टेशन एरे से भागने की कोशिश करते हैं, इससे पहले ही ब्लड रिफाइनर उन्हें भी खत्म कर देता है और वो टेलीपोर्टेशन एरे फिर से नीचे पानी में चली जाती है। ये सब देखकर मरमेड क्लैन का एंसेस्टर मास्टर ज़ेंकाई से कहता है तो तुम्हारा मेन टारगेट मेरा क्लैन नहीं बल्कि सी कॉर्पस था। जवाब में मास्टर ज़ेंकाई कहते हैं एक मामूली सा क्लैन मेरे सबके एफर्ट के बिल्कुल भी लायक नहीं। बात ऐसा है कि हमारे ओल्ड एंसेस्टर ब्रेक थ्रू करने के बाद उन्हें बहुत भूख लगी थी, जिसके लिए मुझे वाकई में तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। जो सुनकर एंसेस्टर कहता है ऐसा आखिर हमारे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन मास्टर ज़ेंकाई ग्रेट कंपटीशन को कंटिन्यू करने का ऑर्डर देते हैं। अब हम जूकिंग को अपने धर्मा वेसल के ऊपर देख पाते हैं, जहाँ वो खुद से ही कहता है फाउंडेशन सैक्रेड ऑब्जेक्ट स्पिरिट ब्रीथ लैंप अभी जूइंग टावर के अंदर मौजूद होगा। मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना है ताकि मैं उसे हासिल कर सकूं। अगर मुझे वो ट्रेजर नहीं मिला तो उसके बदले में मुझे फाउंडेशन लेवल के पिल्स को हर हाल में हासिल करना होगा। इतना सोचकर जूकिंग ग्रैंड मास्टर को जूइंग टावर के सिचुएशन को स्काउट करने का ऑर्डर देता है। इतना सुनते ही ग्रैंड मास्टर अपने सेंसेशन को टावर के अंदर फैला देते हैं, जहाँ काफी खोज पड़ताल के बाद फाइनल ग्रैंड मास्टर को स्पिरिट ब्रीथ लैंप की लोकेशन मिल जाती है और वो उस जगह की हुबहू एक होलोग्राफिक मैप बनाकर जूकिंग के सामने पेश कर देते हैं। ग्रैंड मास्टर जूकिंग से कहते हैं मास्टर टावर के इनर में 24 गार्ड मिलकर काफी निगरानी रख रहे हैं और सभी के सभी मरमेड क्लैन के एलिट है। मास्टर टावर का आउटर वॉल बेहद सख्त है, जिसके ऊपर एक फाउंडेशन लेवल का प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन लगाया गया है और सबसे अहम बात टावर के टॉप फ्लोर में एक कल्टीवेटर है, जिसकी कल्टीवेशन सप्रेस होकर अब फाउंडेशन लेवल पर आ चुकी है और उसके सामने ही एक ब्लैक अम्ब्रेला मौजूद है, जो कि उस कल्टीवेटर की कल्टीवेशन पावर को प्रोटेक्ट कर रहा है। मास्टर चलो हम छुपकर उस कल्टीवेटर के पीठ पीछे जाकर उसे जान से मारकर स्पिरिट लैंप को हासिल कर लेते हैं। मास्टर मुझे याद आया कि उस लैंप को क्या कहते हैं। उनकी फिर से बकवास सुनकर जूकिंग उन्हें
चुप रहने के लिए कहता है और अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए अपने धर्मा वेसल की डायरेक्शन सीधा उसी ओर मोड़कर उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। लेकिन ग्रैंड मास्टर फिर से जूकिंग को पीछे से जाकर स्नीक अटैक करने की सुझाव देते हैं, पर जूकिंग इतना सुनते ही अपनी धर्मा वेसल की स्पीड को और भी ज्यादा बूस्ट कर देता है और वो लोग तेजी से बढ़ने लगते हैं। विंड प्रेशर ज्यादा बढ़ने की वजह से ग्रैंड मास्टर खुद को संभालते हुए जूकिंग से कहते हैं, मास्टर हमें स्पीड को कम कर देना चाहिए वरना। जो सुनकर जूकिंग उन्हें वाइन का कप भरने के लिए कहता है। वाइन भरते हुए ग्रैंड मास्टर कहने लगते हैं, मेरी अभी फटी पड़ी है और इस लड़के को वाइन पीना है। वो वाइन इतना भर देते हैं कि वाइन नीचे गिरने लगता है, पर ग्रैंड मास्टर जल्दबाजी में वाइन को सीधा जूकिंग के चेहरे पर मार देते हैं, जिसे लेते हुए जूकिंग अपनी पावर से धर्मा वेसल के चारों ब्लेड्स को खोल देता है, जिसकी वजह से स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ग्रैंड मास्टर खुद को संभालते हुए एक जगह जाकर पकड़ लेते हैं, पर विंड प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि ग्रैंड मास्टर पीछे हटते हुए धर्मा वेसल से चिपक जाते हैं। हम उनके ठीक सामने कैप्टन को देख पाते हैं, जो कि कहते हैं, लिटिल जूकिंग तुम्हें आने में और कितना वक्त लगने वाला है। वो मस्त अपने बनाना को निकाल कर खाने लगते हैं, पर उन्हें ये अंदाजा भी नहीं कि उनके पीछे से क्या आ रहा है। ग्रैंड मास्टर जूकिंग से कहते हैं, मास्टर आप अभी स्पीड को क्यों बढ़ा रहे हो। इसी बीच एक मछली उनके मुंह के सामने आ जाती है, जिसे हटाते हुए ग्रैंड मास्टर उसे फेंक देते हैं। अब हमें जूइंग टावर के सीन दिखाया जाता है, जहाँ चारों तरफ शांति छाई हुई थी और उनकी ओर धर्मा वेसल तेजी से आ रहा था। बाकी के क्लान मेंबर्स बिल्कुल बेफिक्र होकर चिल कर रहे थे, लेकिन तभी उनकी ओर जूकिंग का धर्मा वेसल तेजी से आ रहा था, जिसके बिल्कुल सामने आ जाते हैं कैप्टन। और होना क्या था, वो बिल्कुल धर्मा वेसल के पिक पॉइंट में आकर चिपक जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। जूकिंग भी मस्त अपने वाइन के कप को नीचे रखकर चिल करने लगता है। और होना क्या था, जूकिंग का धर्मा वेसल सीधा जूइंग टावर से जाकर टकरा जाता है। हम उस गार्ड को देख पाते हैं, जो ये सब जैसे ही देखता है उसका जीप पूरी तरह से बाहर निकल आता है और ये सीन काफी स्लो मोशन में हमें दिखाई जाती है। जैसे ही जूइंग टावर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगता है, हम ग्रैंड मास्टर को देख पाते हैं, जो कि जूकिंग को मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाने लगते हैं। और दूसरी ओर कैप्टन मस्त अपने एप्पल को खाते हुए उस एलिट गार्ड के गाल पर एक जोरदार चाटा जड़ देते हैं और जूकिंग भी फाइनली अपनी जगह से उठकर आगे जाने लगता है और फिर अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए धर्मा वेसल के ऊपर मौजूद फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि घोस्ट वुमेन पॉइजन की चारों ओर बारिश होने लगती है। जैसे ही वो पॉइजन मर्मेड क्लैन के लोगों को हिट हो रहा था, उनका खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। और ये सीन देखकर मुझे तो लगता है जूकिंग यहाँ दिवाली मनाने के लिए आया हो। ग्रैंड मास्टर जूकिंग की ओर देखकर स्लो मोशन में कहते हैं, मास्टर आप तो काफी औसम हो। इसी बमबारी के बीच हम स्प्लिट ब्रीथ लैंप को देख पाते हैं, जो कि उड़ते हुए जूकिंग के पास पहुंच जाता है और चारों ओर फिर से पटाखे फूटने लगते हैं। हम ग्रैंड मास्टर को देख पाते हैं, जो कि जमीन के अंदर धंस गए थे। तभी जूकिंग भी अपने धर्मा वेसल से नीचे कूद जाता है, जो देखकर ग्रैंड मास्टर उसके पास आकर हंसने लगते हैं। लेकिन तभी वो एलिट गार्ड खड़ा हो जाता है, जिसे देखते ही जूकिंग पूरी तरह से चौकन्ना हो जाता है। पर ग्रैंड मास्टर उससे कहते हैं, मास्टर आप इस कमीने को मुझ पर छोड़ दो। जैसे ही वो एलिट गार्ड वहाँ से भागने की कोशिश करता है, ग्रैंड मास्टर अपनी न्यू टेक्निक अल्टीमेट रिजिट स्ट्राइक से उसे जान से मार देते हैं और उसके पास जाकर पहले एक लात मारते हैं, फिर अपने आयरन स्पाइक को निकाल कर जूकिंग को देते हुए कहते हैं, मास्टर ये कमीना मारा गया, बाकी का मैं आप पर छोड़ता हूँ। इतना कहकर वो अपने स्प्लिट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और आयरन स्पाइक के अंदर चले जाते हैं। जूकिंग जैसे ही उस लैंप को लेने के लिए आगे बढ़ता है, घोंसली सड़ फोर्सफुली बाहर निकल आता है, जिसे देखते ही जूकिंग पूरी तरह से चौकन्ना हो जाता है। पर घोंसली सड़ असल में उस लैंप का फायर बुझा देता है। ये देखकर जूकिंग समझ जाता है कि घोंसली सड़ो लैंप के फायर से नफरत करता है, पर जूकिंग फिर से लैंप को जला देता है। जैसे ही घोंसली सड़ो उस लैंप को फिर से बुझाने की कोशिश करता है, तब तक जूकिंग अपने सीने से पर्पल क्रिस्टल को बाहर निकालकर उसकी पावर से घोंसली सड़ो पर अल्टीमेट प्रेशर लगाने लगता है, जिस प्रेशर की वजह से उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। पर घोंसली सड़ो खुद को संभालते हुए जूकिंग के पास जाकर उससे अपनी जान की भीख मांगने लगता है। ये देखकर जूकिंग उस लैंप को अपने पास बुलाकर चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि ये तो बस एक गाइडेंस टूल है, जो जूकिंग को नीचे जाने के लिए इशारा कर रहा था। जूकिंग को कैप्टन की बात याद आती है, जहाँ उन्होंने कहा था कि रूमर्स के मुताबिक स्पिरिट ब्रीथ लैंप के अंदर एक क्लू छुपा हुआ है, जिससे कि हम मेई टेम्पल को खोज सकते हैं। जूकिंग को पता है कि स्पिरिट ब्रीथ लैंप को स्टोरेज बैग के अंदर नहीं रखा जा सकता, इसलिए वो उस लैंप को घोंसली सड़ो की ओर भेज देता है, जिसे लेते हुए घोंसली सड़ो ना चाहते हुए भी उस लैंप को निगल जाता है, जहाँ उसे काफी तकलीफ होती है, ताकि उससे वो ओरा बाहर ना निकल पाए। जो करने के बाद वो जूकिंग के पास चला जाता है। हम जूकिंग को देख पाते हैं, जो वहाँ मौजूद सभी मरे हुए मर्मेड क्लैन मेंबर्स को लूटने लगता है, जिनके पास से उसे एक बॉक्स मिलता है। जैसे ही वो बॉक्स को खोलता है, उसके अंदर मौजूद था 2 फाउंडेशन लेवल का पिल। पर तभी उसके पीछे से कैप्टन आकर कहते हैं, लिटिल जूकिंग तुम्हारी स्पीड तो मुझसे भी अच्छी है, तुमने तो मेरे लिए एक भी स्टोरेज बैग तक नहीं छोड़ा। पर जूकिंग उनकी हालत देखकर उसके बारे में सवाल करता है। जवाब में कैप्टन कहते हैं, मेरी जान ये सब तुम्हारी ही बदौलत हुआ है, तुम्हें जरूर डर था कि ये सब कहीं मैं तुमसे चोरी ना कर लूं। आखिर तुम इतने खुश में क्यों नजर आ रहे हो, कहीं तुम्हें वो लैंप तो नहीं मिल गया। लेकिन जूकिंग उन्हें साफ इनकार कर देता है, जो सुनकर कैप्टन कहते हैं, मेरी जान तुम अभी भी एक्टिंग कर रहे हो, मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारी एक्टिंग एकदम बेकार है। वैसे भी वो लैंप एक लो ग्रेड का लाइफ
लाइफ लैम्प था जिसके बारे में जुकी उनसे सवाल करता है। कैप्टन उससे कहते हैं जो कि तुम मेरे टीममेट हो इसलिए मैं ये जानकारी तुम्हें बता रहा हूँ। फाउंडेशन लेवल के कल्टीवेटर की पावर उनके लाइफ फायर फोर्स से डिसाइडेड होता है। तुम अगर एक बॉल को कल्टीवेट करते हो तो तुम फाउंडेशन रियलम के अर्ली स्टेज पर आसानी के साथ ब्रेक थ्रू कर सकते हो। 2 बॉल के लिए मिड स्टेज और 3 के लिए पिक स्टेज। इस लाइफ फायर को इनहेरिट करना ही एक एक्सट्रीम रेयर बात है। लेजेंड्स का कहना है कि स्पिरिट ब्रीथ लैप सोमहाउ लाइफ फायर के साथ कनेक्टेड है। वैसे भी तुम्हें फाउंडेशन लेवल पर ब्रेक थ्रू करना है तो उसमें फाउंडेशन लेवल की पिल्स भी लगने वाले हैं। जब हम साथ नीचे अंडर वाटर वर्ल्ड में जाते हैं जहाँ हमें एक्सट्रीम रेयर हाई लेवल का ट्रेजर भी मिल सकता है। और इसी तरह बातें करते करते वो दोनों जाने लगते हैं अंडर वाटर वर्ल्ड जो कि बिल्कुल उनके नीचे में ही मौजूद था।